नमस्कारम, आपका स्वागत है सचिन के चैनल SKC पर। आज हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, पढ़ते हैं चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 7, 10th क्लास बायोलॉजी। तो जैसे इस लेसन का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, किसी चीज़ को अपने अंडर लेना, किसी चीज़ को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, यानी कि सामंजस्य बिठाकर चलना, यानी कि एक सिस्टम का किसी दूसरे सिस्टम के साथ मिलकर के काम करना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। यानी कि इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कौन सा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में बॉडी को कंट्रोल करता है या बॉडी के एक्टिविटीज़ को, बॉडी के प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है। और हम इसमें पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कि कैसे एक ऑर्गन या कुछ सेल्स जो है दूसरी सेल्स के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, कैसे वो मिलकर चलती हैं, कैसा हमारी ब्रेन, हमारी हम जैसे मान लो ये पेंसिल है, तो इस पेंसिल को मैं ऊपर करूँ कैमरे की तरफ, या इसको दूर करूं, या कैमरे से गायब कर दूं, या कैमरे में प्रेजेंट कर दूं, ये मेरे कंट्रोल में है। अब ये पेंसिल लेकिन मैंने हाथ से पकड़ रखी है और कंट्रोल कर रहा है इसको ब्रेन। ठीक है, तो कंट्रोल तो इसको ब्रेन कर रहा है, लेकिन हाथ ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। जब मेरा ब्रेन कहे कि हाथ पीछे हट जाए तो हाथ पीछे हट जाता है, जब मेरा ब्रेन कहे कि हाथ सामने आ जाए तो हाथ सामने आ जाता है। तो ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी मिलजुल कर चलना। तो इस लेसन को हम पढ़ते हैं। आज हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी जो पिछला लेसन था, लेसन 6 था, उसका नाम था लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, उसमें हमने क्या किया? वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि पिछले लेसन में हमने क्या किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीवित प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनके अंदर कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं उसको हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वो रेस्पिरेशन करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो एक्सक्रीशन करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं, इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। डाइजेशन करते हैं, फूड खाते हैं। देयर वी हैड स्टार्टेड विद अ नोशन वी ऑल हैव दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग इट इज़ अलाइव। हमने ये बात भी वहाँ पर डिस्कस करी थी कि अगर कोई भी चीज़ है इस धरती पर, अगर वो मूविंग है, मूव कर रही है, तो ज़्यादातर केसेस में वो अलाइव होती है। जैसे कि कुत्ता दौड़ रहा है, इंसान चल रहा है, ठीक है, तो हाथी चल रहा है, शेर चल रहा है, हनी बैजर चल रहा है, तो कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म चल रहा है तो ज़्यादातर हम देखते थे कि कोई ऑर्गेनिज्म हिल डुल रहा है तो इसका मतलब वो लिविंग हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, हालांकि सब में तो नहीं होता बट ज़्यादातर में होता है। जैसे हवा चलती है लेकिन उसको हम लिविंग नहीं कहते। Some of these movements are in fact the result of growth as in plants. कुछ मूवमेंट है जो ऑर्गेनिज्म में कब आती है? जब वो ग्रोथ करते हैं, जैसा कि प्लांट्स, पौधे हैं। अब पेड़ पौधे क्या हैं? वो चल फिर नहीं सकते क्योंकि उनके पास लेग्स नहीं है, टांगे नहीं है। ठीक है, लेकिन वो मूवमेंट तो करते हैं। मूवमेंट कैसे करते हैं? जैसे छुई मुई का पौधा होता है, टच मी नॉट प्लांट, उसको अगर आप हाथ लगाओगे तो उसकी जो पत्तियां हैं वो ऐसे श्रिंक कर जाती हैं, ऐसे सिकुड़ जाती हैं। और इसी तरह से प्लांट में क्या है, वो सनलाइट की तरफ पौधे की टहनियाँ मुड़ जाती हैं, या जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स हैं, वो मिट्टी में नीचे की तरफ मूव करती रहती हैं। तो वो मूवमेंट होती है प्लांट में भी, लेकिन वो ग्रोथ के कारण है। जैसे जैसे प्लांट लंबा होता जा रहा है वो आसमान की तरफ मूव करता जा रहा है, तो ग्रोथ के कारण मूवमेंट होती है प्लांट्स में। अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोस एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज, इट पुशेस सॉइल असाइड एंड कम्स आउट।
कि अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोस, कि जो एक बीज होता है वो जर्मिनेट करता है, यानी वो अंकुरित हो जाता है, उसमें से वो निकल जाते हैं स्प्राउट, एंड ग्रोस, और वो बड़ा होने लगता है। एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों में वो सीडलिंग जो है मूव कर जाता है, वो बाहर निकल आता है मिट्टी में से। सीडलिंग क्या, जो बीज जब जर्मिनेट कर जाता है तो उसमें छोटा सा पौधा निकलता है ना, जिसको स्प्राउट कहते हैं या हिंदी में अंकुरन कहते हैं, उसी को बोल रहा है सीडलिंग, कि ऐसा बीज जिसमें से स्प्राउट निकल गया हो वो है सीडलिंग। इट पुशेज सॉइल असाइड एंड कम्स आउट, तो मिट्टी में वो देखो 1 इंच या 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसे मिट्टी के नीचे वो बीज ढका होता है, लेकिन बीज में से फिर स्प्राउट निकलते हैं और वो मिट्टी को चीरते हुए और वो मिट्टी से बाहर निकल आते हैं, यानी कि वो मूवमेंट तो करते हैं बट ग्रोथ के कारण। बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन, कि अगर एक सीडलिंग की ग्रोथ को हम स्टॉप कर दें तो वो मूव ही नहीं करेगा। एक बीज है वो मिट्टी में दबा है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं किया, तो वो मिट्टी में ही दबा रहेगा, वो मूवमेंट शो नहीं करता क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं होती। सम मूवमेंट्स एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। अच्छा, लेकिन प्लांट्स में हमने देखा कि ग्रोथ के कारण मूवमेंट हो रही है, लेकिन काफ़ी सारे जानवरों में और कुछ प्लांट्स में भी क्या है, ग्रोथ जो है मूवमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है। यानी कि क्या समझाना चाहता है ये बुक, कहना चाह रही है कि अगर हर जगह पर मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर ग्रोथ भी हो रही होगी। जैसे मान लो मेरा हाथ है, ये देखो मूव कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हाथ बड़ा हो गया, ये तो सिर्फ ऐसे आगे चला गया पीछे आ गया, आगे चला गया पीछे आ गया, लेकिन ये बड़ा नहीं है, अभी भी उतने हाथ का ही है, उतने ही सेंटीमीटर का। तो हर जगह पर मूवमेंट जो है उसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ ग्रोथ भी हो रही है। जैसे कुछ एग्जांपल देता है, अ कैट रनिंग, एक बिल्ली दौड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी हो चुकी है, वो ठीक है ग्रोथ हो रही है उसमें नहीं, बट मूवमेंट हो रही है। चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बच्चे झूला झूल रहे हैं, इसका मतलब वो मूवमेंट तो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो झूला झूलते ही उनकी ग्रोथ भी होगी। झूला झूलने से पहले वो 5 फीट का था बच्चा, और 5 फीट का तो बच्चा कहाँ ज़्यादा लंबा तो नहीं होता, बच्चा तो मान लो 4 फीट का है, 3 फीट का है बच्चा, और झूला झूलने के बाद वो 3.5 फीट का हो गया। इतना ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो कि बफलोज चैविंग कड क्या होती है, जुगाली करना। तो आपने देखा होगा जो भैंसे हैं, गायों में भी होता है, काफ़ी सारे जानवरों में होता है, तो भैंसे हैं वो खाना खाने के बाद आराम से बैठ जाती हैं या आराम से खड़ी हो जाती हैं और वो अपना मुंह चलाती रहती हैं, चबाती रहती हैं, जिसको बोलते हैं हम जुगाली करना, यानी कि चैविंग कट। दीज आर नॉट मूवमेंट्स कास्ड बाय ग्रोथ। अब उसमें ऐसा नहीं है कि भैंस जो है मूवमेंट तो कर रही है, उसका मुंह हिल रहा है, लेकिन वहाँ उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो इसलिए हर जगह पर अगर हर मूवमेंट जो है वो ग्रोथ नहीं एकदम करती, लेकिन प्लांट्स में कुछ केस में होता है कि सीडलिंग बड़ी हो रही है तो ग्रोथ भी हो रही है, मूवमेंट भी हो रही है, ठीक है, लेकिन दूसरे जानवरों में ऐसा नहीं होता। Why do we associate such visible movements with life? कि जो ये विजिबल मूवमेंट है, विजिबल मूवमेंट मतलब ऐसे मूवमेंट जिनको हम अपनी आंखों से नेक्ड आई से देख सकते हैं, उनको हम लाइफ के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ या जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कि हम क्या सोचते हैं, हम समझते हैं या हम सोचते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी जीव के इन्वायरमेंट में, उसके चारों तरफ या उसके पर्यावरण में कोई चेंज आ जाए तो उस चेंज आने के कारण वो एक रिस्पॉन्स शो करता है और उस रिस्पॉन्स के कारण ही मूवमेंट होती है, ठीक है। यानी कि कैसे, जैसे अगर आप टीवी देख रहे हो मान लो और पीछे से आपके भाई या बहन ने गर्म दूध का गिलास आपके हाथ पे लगा दिया, तो एकदम आप अपने हाथ को पीछे करते हो ऐसे, तो वो क्या है, वो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। रिस्पॉन्स क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में चेंज आ गया है,
पहले आपके हाथ सही था, लेकिन दूध का ताप टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, तो बहुत गर्म है। चेंज आने के कारण आप एक रिस्पॉन्स दिखा रहे हो, इसके कारण आपका हाथ मूव कर रहा है, जिसके कारण आप मूवमेंट शो कर रहे हो, विजिबल मूवमेंट। अब इसी को समझाता है, जैसे द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस, कि अब बिल्ली दौड़ रही है, वो मूवमेंट कर रही है, लेकिन इसके पीछे कोई वजह हो सकती है। क्या हो सकता है? उस बिल्ली ने कोई चूहा देखा हो, यानी कि मूवमेंट क्या हो रही है किसी ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया। जैसे बिल्ली थी, वो नॉर्मली बैठी थी, अचानक उसके एनवायरनमेंट में उसके अगल बगल में चूहा आ गया, तो एक चेंज आ गया। अब बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, तो यानी वो उस चेंज के प्रति रिस्पोंड कर रही है, यानी कि वो मूवमेंट क्या है, उसका रिस्पॉन्स है। ठीक है, जैसे आप खुद भी सोच सकते हो, अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप भागने लगोगे, अगर आप बहादुर हुए तो आप शेर के साथ लड़ने लगोगे। तो वो क्या कर रहे हैं, आपके एनवायरनमेंट में चेंज आ चुका है, शेर आ गया और आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, फाइट कर रहे हो या फ्लाइट कर रहे हो। ठीक है, नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन attempt by living organism to use changes in their environment to their advantage। ठीक है, कि हम ये भी सोचते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके इन्वायरमेंट में जब चेंज आता है तो वो मूवमेंट क्यों शो करते हैं, वो मूवमेंट इसलिए भी शो करते हैं ताकि वो उस चेंज का एडवांटेज उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, जैसे कैसे समझा रहा है, एग्जांपल देता है, प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, कि जैसे पेड़ हैं वो धूप की तरफ चलते हैं, मतलब उनकी जो टहनियाँ हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो सनलाइट की तरफ मूव करती है, तो यानी वो मूवमेंट तो कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है वो मूवमेंट, एडवांटेज के लिए, फ़ायदे के लिए। तो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी एनवायरनमेंट में जब चेंज आता है तो वो रिस्पॉन्स क्यों करते हैं, फ़ायदे के लिए भी करते हैं, है ना। जैसे अगर आपको भूख लग रही है और कोई दूर एक एप्पल फेंक दे और आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है और कोई सामने एप्पल गिरा दे, फेंक दे, तो आप उठाकर खा लोगे, है ना, अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो क्या है, मतलब आप मूव करोगे, रिस्पॉन्स करोगे अपने फ़ायदे के लिए। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग, यानी बच्चे जो हैं जब झूला झूलते हैं तो वो क्यों झूल रहे हैं झूला, क्योंकि उनको प्लेजर मिल रहा है, उनको मज़ा आ रहा है। ठीक है, उनको वो मस्ती कर रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है, वो मज़ा लूट रहे हैं, तो इसलिए वो भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के प्रति, लेकिन क्यों, ताकि वो फ़ायदा ले सकें कुछ। बफलोज चैव कड टू हेल्प ब्रेक अप टफ फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर, कि जो भैंस है वो जुगाली क्यों कर रही है, कड चैविंग क्यों कर रही है, वो इसलिए कर रही है ताकि वो टफ फूड को आसानी से डाइजेस्ट कर सके। तो वो भी क्या कर रही है, एक रिस्पॉन्स कर रही है अपने फ़ायदे के लिए। When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond it with movement in order to protect ourselves। यानी ये अब यहाँ 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे क्या, जब आपकी आंखों में एकदम ब्राइट लाइट, एक चमकदार लाइट आपकी आंखों में डालें तो आपकी आंखें चौंध दिए जाती हैं, आपकी आंखें से बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में एक चेंज आ गया है, यानी कि लाइट बढ़ गई है और उस चेंज के प्रति आप आंखें बंद कर रहे हो, यानी कि आप रिस्पोंड कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, अपनी आंखों को बचाने के लिए, वरना आपकी आंखें क्या है, डैमेज हो जाएंगी। ज़्यादा सनलाइट क्या करती है, आंखें अंदर से नाजुक होती हैं और आंखों की सेल्स डेड हो सकती हैं, सीइंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज कर सकती है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आंखों को बंद कर रहे हो, तो आप रिस्पोंड कर रहे हो प्रोटेक्शन के लिए। उसी तरह से जब हम एक गर्म चीज़ को छूते हैं तो एकदम हमारा हाथ पीछे की तरफ मूव करता है। वो भी क्यों करता है, क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट में जो चेंज आ गया उसके प्रति रिस्पोंड कर रहे हैं। क्यों, अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, मान लो अगर आप टीवी देख रहे हो और पीछे से किसी ने गर्म दूध गिलास आपको हाथ पे टच कर दिया, ठीक है, तो आपके हाथ के आसपास के इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर आपने रिस्पोंड नहीं किया, आपने हाथ को हटाया नहीं, तो वो टेम्परेचर क्या है, आपकी स्किन भी जला सकता है।
आपको हार्म कर सकता है। इसलिए आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। आप एकदम हाथ से पीछे हटा लोगे या दूध को गिरा दोगे, ठीक है, या आप लड़ने लगोगे, मतलब आप प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को। तो इसलिए हम रिस्पॉन्ड तब करते हैं जब हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं खुद को। इफ वी थिंक अ बिट more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. यदि हम इसके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो जितनी भी रिस्पॉन्स हम शो कर रहे हैं या हमारे जितनी भी रिस्पॉन्स के कारण जो मूवमेंट हो रही है, ये सब कंट्रोल करता है कोई ना कोई, हमारी बॉडी में कोई ना कोई इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। ऐसे कैसे कंट्रोल करता है? जैसे आप वही वाला एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके हाथ पे कोई गर्म गिलास का दूध का गर्म गिलास लगा रहा है तो आप क्या करोगे, अपने हाथ को उस गिलास से दूर करोगे, चिल्लाओगे, गिलास को एकदम गिरा दोगे या अपने हाथ को पीछे कर लोगे, ठीक है। तो यानी कि वो कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपको पता है कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। तो अभी तो कहते हैं अभी हाँ ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, मास्टर है ब्रेन पूरी बॉडी का। Each kind of a change in the environment evokes an appropriate movement in response। कि environment में हर टाइप का जो चेंज होता है वो एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट या स्पेशल टाइप का रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ठीक है। कैसे कि वही बार बार वही एग्जांपल आ जाता है, अगर गर्म दूध का गिलास आपके हाथ पे लगाएंगे तो आप हाथ को गिलास से दूर ही करोगे, ऐसा नहीं भी उस गिलास को पकड़ करके और उसको मतलब और अपने गल छाती से चिपका लोगे या ऐसा कुछ कर लोगे, नहीं, आप उसको दूर ही करोगे, ठीक है। अगर आपकी आंखों में लाइट डलेगी तो आप आंखों को बंद ही करोगे, ऐसा नहीं भी और आंखें खोल लोगे, ऐसा पूरा चेंज तो वो भी चेंज हो रहा है और मैं आंखें और खोल लेता हूँ, खराब कर लूँगा आंखें, ऐसा भी नहीं, आप बंद ही करोगे, सब आंखें बंद ही करते हैं, ठीक है। तो यानी कि स्पेशल टाइप का चेंज स्पेशल टाइप का रिस्पॉन्स ही क्रिएट करता है। When we want to talk to our friends in class, we whisper rather than shouting loudly। whisper का मतलब क्या होता है, जैसे फुसफुसाना, मतलब धीरे धीरे बात करना। तो when we want to talk to our friends in class, we whisper कि rather than shouting loudly, कि जब हम अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ बात करना चाहते हैं तो हम चिल्लाने की बजाय क्या करते हैं, विस्पर करते हैं, यानी फुसफुसाते हैं, क्या करते हैं, धीरे से बात करते हैं। जैसे कि यार क्लास कब ख़त्म होगी, मज़ा नहीं आ रहा है क्लास में, ठीक है, या उस लड़के की चोटी देख कैसी बंद रही है, ठीक है, या पर्ची दे दे यार मुझे, इस मतलब हम विस्पर बिल्कुल धीरे धीरे बात करते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है उसको, कि हमें पता है कि चिल्लाने से फंस सकते हैं, टीचर डांट सकता है या बात फैल सकती है, तो हम धीरे से बात करते हैं, ठीक है। सो क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट, ठीक है। यानी कि किस टाइप की मूवमेंट हम शो करते हैं या कैसा रिस्पॉन्स हम शो करते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी वजह क्या है, किस वजह से वो रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे अगर आप कोई ऐसी बात पूछना चाह रहे हो जो टीचर को पता नहीं लगनी चाहिए, तो आप विस्पर करोगे धीरे से। अगर आप कोई ऐसी बात बताना चाह रहे हो जो सबको पता चले, तो आप चिल्ला के बात करोगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है भी आप किस वजह के कारण रिस्पॉन्स शो कर रहे हो, ठीक है, कैसा रिस्पॉन्स है, उस कहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। जैसे अगर आपके रूम में कोई गोबर डाल दे या कीचड़ डाल दे तो बदबू होगी, है ना, तो आप रिस्पॉन्स एक अलग रिस्पॉन्स करोगे, भाई आया मार दी गंदा बदबू। लेकिन अगर आपके रूम में गुलाब के फूल रख दे कोई, वो भी चेंज है, तो भी आप रिस्पॉन्स करोगे, लेकिन आप कहोगे अच्छी खुशबू है यार, मतलब आप प्लीजेंट रहोगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा रिस्पॉन्स शो करोगे, ये डिपेंड करता है कि वो रिस्पॉन्स की वजह क्या है, कौन उसे ट्रिगर कर रहा है। ट्रिगर मतलब कि वो किस वजह से आ रहा है। Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment। इसलिए जो हमारे बॉडी कंट्रोल्ड मूवमेंट शो करती है, यानी जो कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स शो करता है,
वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं भी इन्वायरमेंट में कौन कौन से टाइप के इवेंट हो रहे हैं, क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में अपने आसपास, फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। कि अगर इन्वायरमेंट में ये टाइप की एक्टिविटी हो रही है तो हमारी बॉडी ये रिस्पॉन्स शो करती है, अगर ये टाइप की एक्टिविटी हो रही है तो इसके अकॉर्डिंगली दूसरा रिस्पॉन्स शो करती है। जैसे अगर आपके आसपास अच्छी खुशबू होगी तो आप बोलोगे मज़ा आ रहा है, अच्छी खुशबू है। अगर गंदी खुशबू होगी तो आप बोलोगे गंदी है, चाहे वो गोबर की हो, चाहे वो कीचड़ की हो, चाहे वो किसी भी गंदी चीज़ की हो, तो आप गंदा सा रिएक्शन ही दोगे वही। अगर अच्छी खुशबू है तो आप अच्छे वाले रिएक्शन दोगे। तो हर एक इन्वायरमेंट में हर एक टाइप का जो चेंज आता है, जो मूवमेंट होती है, उसके लिए एक अलग रिस्पॉन्स होता है। अच्छी वजहों के लिए अच्छा रिस्पॉन्स, बुरी वजहों के लिए बुरा रिस्पॉन्स। इन अदर वर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट यूज सिस्टम्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीव हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए या कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सिस्टम का यूज़ करते हैं। सिस्टम का, जैसे कौन बता रहा है आपको कि गंदी बदबू है या अच्छी खुशबू है? कौन? आपका ब्रेन बता रहा है। यानी कि आपका एक बॉडी में एक सिस्टम है जो आपकी मूवमेंट को, जो आपके रिस्पॉन्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, in multicellular organisms, specialized tissues are used to provide these control and coordination activities. जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनका शरीर 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हो, उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे इंसान क्या करोड़ों कोशिकाओं, करोड़ों सेल से मिलकर बना है, इसलिए हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। गाय, भैंस, बकरी, हनी बैजर, शेर, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मच्छर भी लाखों सेल्स का बन रहा है, वो भी मल्टी सेलुलर है। तो इसलिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हर एक काम करने के लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं, स्पेशल टिश्यू होते हैं। इसलिए हमारे अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए भी स्पेशल टिश्यू है। और उन स्पेशल टिश्यू को हम इस लेसन में पढ़ेंगे। कौन से स्पेशल टिश्यू है? ब्रेन, दिमाग। ठीक है, तो हम हमारा ब्रेन है, हम पढ़ेंगे इस लेसन में कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रही है, हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करती है या कोऑर्डिनेट करती है। जैसे अब ये मेरी उंगली देखो, मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंग काम कर रही है। अगर मैं इसको कंट्रोल के नीचे ले जाना चाहूँ तो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन के नीचे कोऑर्डिनेशन, एक्टिविटी के नीचे एक्टिविटी। यानी कि मैं इस उंगली को कंट्रोल कर सकता हूँ और ये मेरे कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। जैसे ये हाथ है, अगर मैं इन दोनों को टच करना चाहूँ तो देखो टच कर रहा हूँ। ऐसे तो नहीं अभी टच नहीं हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नहीं, वो टच हो रहे हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, हमारी आंखें, हाथें, दौड़ते हैं, पैर, शरीर के सभी ऑर्गन कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो हम इस लेसन में ही पढ़ेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। ठीक है, ओके, नमस्कारम।